छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम संधि के रूपों के बारे में जानेंगे। पिछले कक्षा में आप लोगों ने संधि के कुछ रूप सीखे हैं। जैसे संधि क्या होती है? जब दो स्वर अत्यंत समीप होने के कारण कोई विकल्प उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। ये स्वर संधि की परिभाषा है। और संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए आज हम स्वर संधि के बारे में और उसके मुख्य भागों के बारे में या मुख्य अंगों के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर अत्यंत समीप होने के कारण कोई विकार उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे गणधन ईशा गणेशा, च धन अपि चापी। यहाँ पे देखिए स्वर और स्वर का मेल हुआ है। यहाँ पर अ और ई, यहाँ अ में क्या है? अ है। अ और ई मिलकर के क्या हो गया है? ए हो गया है। तो यहाँ पर बन गया है गणेश। उसी तरह से यहाँ पर च और अ, यहाँ पर अ है और यहाँ भी अ है। दोनों अ और अ मिलकर के क्या हो गया है? आ हो गया है। तो यहाँ पर च धन अपि बराबर चापी। इस तरह से हुआ। संधि, स्वर संधि के पिछले पार्ट में आप लोगों ने स्वर संधि के बारे में जाने। स्वर संधि के मुख्य 8 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि के मुख्य 8 भेद हैं। अब हमने पिछले कक्षा में दीर्घ स्वर पढ़ चुके और गुण यड़। अब हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसका फार्मूला क्या है? ध्यान से इसको देखिए। इसके बारे में लिखने के लिए आपको नोट्स में दे दिया गया है। नोट्स देख करके पूरा संधि के बारे में लिख लेंगे। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत रूप से, जैसे यहाँ बोर्ड में दिया गया है उसी तरह से नोट्स में भी दिया गया है। नोट्स देख करके आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे। अभी आप लोग समझिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या होता है? इसका फार्मूला है: जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। यहाँ लिखा क्या है? जब ए आए, यहाँ पर जैसे जब ए ऐ आए, जैसे यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर क्या है? ऐ है, यहाँ पर भी ऐ है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद, इसके बाद जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। क्रमशः यहाँ पर लिखा है उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। जब ए आए तो क्या हो जाएगा? आय होगा। और जब ऐ आए तो क्या हो जाएगा? ऐ आने पर आय हो जाएगा, ओ आने पर औ हो जाएगा, औ आने पर आव हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए ए, कोई भी स्वर, ए के बाद यदि कोई भी स्वर आता है, जैसे ए के बाद ने, न में क्या है? ए है, तो ने, ने धन अति। यदि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? अ है, तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ए का ऐ हो जाता है। जब ए के बाद कोई भी स्वर आए, ए के बाद जैसे ए के बाद यहाँ पर अ स्वर आया है तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो ने धन अति नयति, ने धन अनम नयनम। यहाँ भी ए है, यहाँ क्या है? ए है, ए के बाद क्या आया है? अ आया है, तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, ए का ऐ हो जाएगा। जिसे हम इसको पढ़ेंगे ने अनम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? नयनम। क्या पढ़ेंगे? नयनम। तो यहाँ पर ने का क्या हो गया? ऐ हो गया। उसी तरह से चे धन अनम, चे धन अनम, यहाँ पर भी ए है, ए और अ मिलकर के क्या हो गया? ऐ हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा चैनम। उसके बाद आगे देखिए से धन अनम,
से धन अनम सैनम, यहाँ भी ए है, ए ऐ। अब यहाँ देखिए ऐ आया है, ऐ कोई भी स्वर, ऐ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर गय धन अति, गय धन अति, ग में कौन सी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। ऐ के बाद क्या आया है, आ आया है, ऐ के बाद आ आया है, तो ये क्या हो जाएगा, गायति। गय धन अति गायति, गायति अर्थात आय हो गया है। नय धन अकह नायकः, यहाँ भी ऐ की मात्रा है, ऐ धन अ आय हो जाता है, तो यहाँ पर नायकः। सै धन अकः सायकः, गै धन अकः गायकः। ओ, हाँ अब यहाँ देखिए ओ के बाद कोई भी स्वर, ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भो, भ में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ह में ओ की मात्रा है, अर्थात यहाँ पर ओ है, ओ और अ मिल करके क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो भो धन अति भवती, भो धन अति भवती, अ हुआ, यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, भवती भवती। उसी तरह से पो धन अनः पवनः, यदि हम संधि का विच्छेद करेंगे, पवन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोधन अनः पवनः। उसी तरह से श्रवणम का श्रोधन अनम, इसको याद रखेंगे, आयादी संधि है, आयादी संधि। श्रोधन अनम श्रवणम, बोधन अनम भवनम। और कोई भी स्वर, अब इसको नेक्स्ट देखिए, औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ये हमारा जो औ शब्द है उसका क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध धन अकह, यहाँ पर औ की मात्रा है, ध में क्या है, औ की मात्रा है, और यहाँ पर अ के साथ जुड़ करके क्या हो जाता है, आव हो जाता है, अर्थात धावकः, क्या हो जाएगा, धावकः। उसी तरह से नौ धन इकः नाविकः, भव धन उकः भावुकः, यहाँ पर औ का आव हो जाता है। उसके बाद देखिए पूर्व रूप संधि, स्वर संधि का छठवां भेद है पूर्व रूप संधि। इसमें क्या होता है, यदि पहले पद के अंत में ए, पहले पद के अंत में क्या होगा, ए होगा या ओ हो, यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो तो बाद के पद का प्रथम वर्ण, बाद के पद का प्रथम वर्ण अर्थात पूर्व उत्तर पद का अ हो, अ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, एस की तरह, एस की तरह जो लिखते हैं वो क्या होता है, इसको पूर्व रूप बोलते हैं। पूर्व रूप अर्थात पहले का रूप, इसका उच्चारण ए या ओ की तरह ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है उदाहरण, यहाँ देखिए, यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो, पहले पद के अंत में क्या है, यहाँ पर जैसे धीरो, तो पहले पद के अंत में क्या है, ओ है, और यदि यहाँ पर ए होता, यहाँ पर यदि ए होता, जैसे धीरे होता, धीरे अंत तो क्या हो जाता है, धीरे, यहाँ पर ये एस की भांति लिखा जाता है। यहाँ ये जो अ है, अ को क्या बनाते हैं, एस बना देते हैं, एस की तरह लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप, पूर्व रूप कहते हैं। इसका उच्चारण ए या ओ की तरह होता है। जैसे धीरो धन अयम, धीरो धन अयम, इसको क्या पढ़ेंगे, धीरोयम, धीरोयम, अर्थात इसका जो उच्चारण है, अ का उच्चारण या ये पूर्व रूप का उच्चारण है वो ओ की तरह ही हो जाता है, अर्थात इसका उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। धीरो धन अयम, इसको पढ़ेंगे धीरोयम, धीरोयम। को धन अस्मिन कोस्मिन, को धन अस्मिन कोस्मिन। इसी तरह से सातवां संधि है स्वर संधि, पररूप स्वर संधि। पररूप, पररूप अर्थात उसी के समान होना, दूसरे के समान ही होना। पररूप का यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग आप लोग जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं,
उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यदि अकारांत उपसर्ग, वो जो उपसर्ग लगा है वह अ से अंत होने वाला के बाद, उसके बाद ए या ओ से आरंभ होने वाला, ए या ओ से आरंभ होने वाला कोई क्रिया रूप आए तो वह बाद के स्वर के समान ही हो जाता है, अर्थात इसमें जो बाद में जो स्वर लगा है वह उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे प्र धन एजते, यहाँ पर प्र क्या है, एक उपसर्ग है, ये अकारांत शब्द है, प्र क्या है, उपसर्ग है, और इसमें क्या जुड़ा है, एजते, ये क्रिया रूप है, ये क्या है, क्रिया रूप है। तो प्र में एजते जुड़ेगा तो क्या आ जाता है, प्रेजते, अर्थात एक ही मात्रा सीधा सीधा जुड़ गया है, इसमें और एक्स्ट्रा कहीं पर से भी कोई शब्द नहीं है। तो प्र के साथ एजते जुड़ने पर क्या हो जाता है, प्रेजते, अर्थात यहाँ पर अकारांत उपसर्ग शब्द है और ये क्रियापद है या क्रिया रूप है। तो यहाँ पर क्रिया रूप में क्या है, स्वर आया है, यहाँ भी स्वर है, लेकिन ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग के बाद यदि कोई क्रिया रूप के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, वो क्रिया रूप के पहले अक्षर के समान ही हो जाता है, अर्थात प्रेजते। वधन एहि वेहि, यहाँ पर व में क्या जुड़ गया है, ए जुड़ गया है। उसके बाद उपधन पोषते, पोषते, अर्थात प में क्या जुड़ गया है, ओ जुड़ गया है, तो प में ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर्थात उपोषते। उसके बाद स्वर संधि का 8वां भेद है प्रकृति भाव स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। अब ये देखिए, ये जो ऐसा संधि है इसमें संधि का नियम होते हुए भी संधि नहीं होता है। जब संधि का नियम होते हुए भी संधि ना हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। इसे प्रगृह संधि भी कहते हैं, प्रगृह, प्रगृह आधा ह और य, प्रगृह संधि भी कहते हैं। इसका नियम क्या है, यदि द्विवचनांत पदों के ई, उ, ए के बाद कोई भी स्वर आए तब वहां पर संधि नहीं होती है। द्विवचनांत पदों के ई, उ, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वहां पर संधि नहीं होती है। द्विवचनांत पदों के, जो यहां पर द्विवचनांत पद दिया है, यदि द्विवचनांत पदों के ई, उ, ए के बाद कोई भी स्वर आए तब वहां पर संधि नहीं होती है। जैसे गुरुधन एतव, ये समान है, ये क्या है, समान है, अर्थात यहाँ पर एतव ये शब्द क्या है, गुरुवचन, द्विवचन, द्विवचन वाले शब्द है, यानी कि ये जो शब्द है गुरु शब्द, गुरु शब्द में कौन से जुड़ा है, द्विवचनांत, अर्थात द्विवचन से अंत होने वाले शब्द। तो इसके पहले यदि उ आए, ई, उ, ए आए तो वहां पर क्या होता है, संधि नहीं होती है। गुरुधन एतव, गुरु एतव, अर्थात ये समान जैसे लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिख दिया गया है। कविते धन एते, कविते एते, अग्निधन इमव, अग्नि इमव, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं हुई है। इसी को कहते हैं प्रकृति भाव संधि। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, किसी व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो उपकार या जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार सदा व्यंजन के रूप में होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन वर्ण का, किसी व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण क्या है, जैसे क से लेकर के ह तक का जो 33 वर्ण है, 33 वर्ण है, वह क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से, किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। और इसका यह जो विकार है हमेशा व्यंजन के रूप में ही होता है, व्यंजन शब्द का ही रूप बनता है। व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं।
किंतु हम यहाँ कुछ प्रमुख भेदों का उदाहरण सहित विवेचन कर रहे हैं। इसका सबसे पहला रूप है व्यंजन संधि का अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, यदि पूर्व पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यदि पूर्व पद के अंत में म हो, जैसे यहाँ पर क्या है, पूर्व पद, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। याद रखिए पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहले रहता है, उसके बाद उत्तर पद जो बाद में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि पूर्व पद के अंत में म, अर्थात पूर्व पद के अंत में क्या है, म आया है और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, म के बाद कोई भी दूसरा व्यंजन आए तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये जो बिंदी लगा है इसको कहते हैं अनुस्वार। यहाँ लगा है बिंदी, जैसे धर्मम धन च, तो यहाँ पर क्या लगा है, म की जगह पर अनुस्वार लगा है, तो ये हो जाएगा धर्मम च। धर्मम धन च, अर्थात ये अनुस्वार म की जगह में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो धर्मम च अर्थात धर्मम च, उच्चारण भी वही होगा। सत्यम वद, सत्यम वद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्यम वद। ये संधि है अनुस्वार संधि, अर्थात यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पाठम पट, तो यहाँ पर हो जाएगा पाठम पट। यहाँ नियम क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद है जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क च ट त प हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य ल व ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण क्रमशः अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। आपको ये थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, क्योंकि इसका जो नियम है, नियम क्या है, नियम को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसका नियम क्या है। तो नियम क्या है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद जैसे यहाँ पर वाक्य क्या है, पूर्व पद है और ये ईशा क्या है, उत्तर पद है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, क च ट त प, तो यहाँ पर क्या है, क है। और उसके बाद देखिए तथा बाद में किसी भी वर्ण का, तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह अथवा कोई स्वर, तो यहाँ पर क्या आया है, स्वर आया है, कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण का क्रमशः अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या है, क आया है, वाक धन ईशः, वाक धन ईशः, तो ये क्या हो गया है, वागीशः। तो क के स्थान पर ग हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ नियम ही है। नियम क्या लिखा है, क के बाद क च ट त प हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य ल व ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ये जो प्रथम वर्ण है, क वर्ण, क वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क का तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग, तो ये क्या हो जाएगा, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ग में ई प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो गया है, वागीशः, अर्थात क का क्या हो जाता है, ग हो जाता है। क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो क का तीसरा वर्ण क्या हो गया है, ग हो गया है। उसके बाद वाक धन, यहाँ दिक धन अंबरः, दिक धन अंबरः है, तो क का भी ग हो जाता है, क का ग हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिगंबरः। उसके बाद देखिए च का ज, च का तीसरा वर्ण क्या है, ज, च छ ज, अर्थात च का तीसरा वर्ण क्या है, ज है। तो अच धन आदि, अच धन आदि, च का क्या हो गया यहाँ पर, ज हो गया है, आजादी, अर्थात अच धन आदि, आजादी, च का ज हो गया है। अच धन अंतः, अजंता,
अब उसके बाद देखिए ट का ड, ट का तीसरा वर्ण क्या है? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, ट का तीसरा वर्ण ड है। तो सट धन आनन षडानन, सट धन दर्शनम सट दर्शनम, अर्थात यहाँ ट का द हो गया है, ट का क्या हो गया है? ड हो गया है। उसके बाद त का द, त का तीसरा वर्ण क्या है? द है। त थ द, अर्थात त का तीसरा वर्ण क्या है? द है। तो सत धन आचारः सदाचारः, सत धन आचारः, त का क्या हो गया है? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है, अर्थात द हो गया है। तो सत धन आचारः सदाचारः। जगत धन ईशः, त का क्या हो गया है? द हो गया, त का क्या हो जाता है? द हो जाता है। जगत धन ईशः जगदीशः। प का ब, प वर्ग का जो तीसरा वर्ण है क्या है? ब है। प ह ब, ब अर्थात तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर क्या है? अप धन ज अब्जः, सुप धन अंतः सुबंतः। उसके बाद है प का ब हो गया है यहाँ पर, अप धन ज अब्जः, सुप धन अंतः शुभंतः। उसके बाद है सचुत्व संधि, सचुत्व संधि ये व्यंजन संधि का तीसरा भेद है, सचुत्व संधि। इसका नियम क्या है? स और त वर्ग का, स और त वर्ग का स, स और त वर्ग का श और च वर्ग का मेल होने पर स का श तथा त वर्ग का क्रमशः च वर्ग हो जाता है, त वर्ग का क्रमशः च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स का श, कस धन चितः कश्चितः, यहाँ पर ये जो स है ऐसा वाला स बन गया है। निस्धन चयः निश्चयः, त वर्ग का च वर्ग, यहाँ पर स का श हुआ है और उसके बाद यहाँ पर त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। त का च कैसे होता है? सत धन चित, यहाँ पर त का क्या हो गया है? च हो गया है। तो यहाँ पर सत धन चित सच्चित, सत धन जन सज्जन, यहाँ त वर्ग का क्या हो गया है? च वर्ग हो गया है। त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध न, और च वर्ग में च छ ज झ ञ। उसके बाद है षटुत्व संधि, यदि स तथा त वर्ग का श तथा ट वर्ग के मेल हो तो स का श तथा त वर्ग का क्रमशः ट वर्ग हो जाता है। यहाँ पर इसके पहले त वर्ग का च वर्ग हुआ था, लेकिन यहाँ पर त वर्ग का क्या हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसका नियम क्या है? यदि स तथा त वर्ग का स, यदि स तथा त वर्ग का श तथा ट वर्ग से मेल हो तो, अर्थात स से त वर्ग का मेल हो तो क्या हो जाता है? स का श तथा त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। यहाँ पर देखिए स का स, स का श। रामस्धन षष्ठः, रामस्धन षष्ठः अर्थात राम षष्ठः, यहाँ पर स का क्या हो गया है? ये वाला स हो गया, आधा स हो गया। कस धन ट कष्टः, उसके बाद त वर्ग का ट वर्ग, तत् धन टीका तट्टिका, यहाँ पर त का क्या हो गया है? ट हो गया है, त वर्ग का ट हो गया है। उत धन डैनम उड्डैनम। उसके बाद देखिए पांचवा है लत्व संधि। लत्व संधि में क्या होता है? यदि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। यदि त के बाद ल आए, जैसे यहाँ पर त के बाद क्या आया है? ल आया है, तो त का क्या हो जाएगा? ल ही हो जाता है। तत् धन लीना तल्लीना। उत धन लाशः उल्लासः, उत धन लासः उल्लासः। उत धन लेखः उल्लेखः। उसके बाद छठवा है तुगागम। छठवा व्यंजन संधि है तुगागम अर्थात च का आगम। यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ वर्ण, ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर, छोटा स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। यदि पहला स्वर दीर्घ हो तो च का आगम विकल्प से होता है।
यहाँ पर देखिए यदि ह्रस्व स्वर, यहाँ पर क्या है, व में ई स्वर है अर्थात ह्रस्व ई है। ह्रस्व ई के बाद यदि छ आए तो छ से पहले क्या हो जाता है, च हो जाता है। यहाँ पर च जो है विकल्प से आता है अर्थात एक्स्ट्रा आता है। विधन छेदा, विच्छेदा, यहाँ पर विसर्ग लिखना था, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। उसके बाद देखिए संधि धन छेदा, संधि छेदा अर्थात यहाँ पर यदि विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ही है यानी कि ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर के बाद छ वर्ण है, इसके बाद क्या आया है, छ वर्ण आया है, तो छ से पहले क्या हो जाता है, च हो जाता है। उसी तरह से वृक्षाया, वृक्ष धन छाया, वृक्षाया। उसके बाद है छत्व संधि, व्यंजन संधि का 7वां रूप है छत्व संधि। यदि ता वर्ग के बाद स आए तो ता का च तथा श का छ हो जाता है। यदि ता वर्ण के बाद स आए अर्थात यहाँ पर यह क्या है, उत्धन श, श्वास, श्वास अर्थात स का क्या हो जाएगा, स आए तो त का च हो जाता है अर्थात इसका क्या हो जाएगा, त का च, और स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उत्धन श्वास, उच्छ्वास, उत्धन श्वास अर्थात उच्छ्वास। तत्धन श्रुत्वा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्छुत्वा, तत्छुत्वा। यहाँ त का क्या हो गया है, च हो गया है, और स का छ हो गया है। उसके बाद है र का लोप संधि, र का लोप तथा दीर्घ। यदि र के बाद पुनः र हो तो पहले र का लोप तथा उसके पहले स्वर का दीर्घ हो जाता है। र का लोप अर्थात यहाँ र लोप हो जाता है। जैसे यदि र के बाद पुनः र हो, र के बाद फिर से र, यहाँ पर निर्धन रव, र के बाद फिर से र हो तो र का लोप हो जाता है और उससे पहले स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर निर्धन रव, यहाँ र के बाद यदि र है तो र का क्या हो जाएगा, र का एक र का लोप हो जाता है, ये वाला र का लोप हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है अर्थात छोटा स्वर रहने पर वह बड़ा स्वर हो जाता है। तो नी में क्या है, छोटा स्वर है। निर्धन रव, यहाँ पर नी का क्या हो गया है, दीर्घ स्वर हो गया है, और ये जो र है वह लुप्त हो गया है अर्थात गायब हो गया है। तो निर्धन रव, नीरव। इसी तरह से हरिर, हरिर्धन रम्य, तो यहाँ पर र का लोप हो जाएगा और र में जो ह्रस्व स्वर है अर्थात छोटा स्वर है वह क्या हो जाएगा, बड़ा स्वर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हरिरम्य। निर्धन रोगा, निर्धन रोगा, निरोगा, यहाँ र का लोप हो गया है और नी का बड़ा नी हो गया है अर्थात छोटा नी का बड़ा नी हो गया है। निर्धन रोगा, निरोगा। उसके बाद 9th है ऋत्व विधान संधि। यदि एक ही पद में री, र या स के बाद न आता हो तो न का ड़ हो जाता है। र तथा स के बाद किंतु न से पहले यदि कोई स्वर क वर्ग, प वर्ग, म, ट, व, ह आदि वर्ण का व्यवधान भी हो तब भी न का ड़ हो जाता है। ऋत्व विधान संधि में क्या होता है, न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रधन नाम, तो यहाँ पर नियम क्या है, यदि एक ही पद में री, र या स के बाद न आता है तो न का ड़ हो जाता है। एक ही पद में री, र या श, तो यहाँ पर क्या है, र है, तो र यानी कि र के बाद यदि कोई न आता है तो न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। तो प्रधन नाम, प्रणाम। रामधन ऐनम, रामायणम, यहाँ पर न का क्या हो गया है, ड़ हो गया है। उसके बाद परिधन नाम, परिणाम, यहाँ पर भी न का ड़ हो गया है, इसी को कहते हैं ऋत्व विधान संधि। उसके बाद है सत्व विधान संधि। सत्व विधान संधि, इसका नियम क्या है, यदि स से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर य, र,
ल, व, श, स। श, ह अनुस्वार विसर्ग तथा क वर्ग के वर्ण हो तो स को श हो जाता है। स का श हो जाता है। नियम को आपको पहले समझना है। यदि स से पहले आ, यहाँ पर ये क्या है, स से पहले क्या आया है, आ, ओ आया है। के अतिरिक्त यदि आ के अतिरिक्त क्या आएगा, कोई भी, उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर, आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आएगा, या र, ल, व, श, स, ह अनुस्वार विसर्ग तथा क वर्ग के वर्ण हो तो स को श हो जाता है। अर्थात यदि स के पहले आ के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वर आए, या र, ल, व, श, ह आए तो क्या हो जाता है, स का श हो जाता है। ये वाला स का ऐसा स हो जाता है। गोधन सु, गोषु। करिधन स्यति, करिष्यति। यहाँ पर ये वाला जो स है, षटकोण स है, वो दूसरा षटकोण का स हो गया है। हरिधनसु, हरीषु। इस तरह से। उसके बाद है परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का नियम क्या है, यदि पदांत म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, यदि पदांत म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो म का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण अर्थात किसका होगा, म के बाद कोई दूसरा वर्ण आए, म के बाद कोई भी दूसरा वर्ण आए, म के बाद जैसे यहाँ पर क आया है तो ये क का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये जो क का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, ये म होगा। म जो है इसका पांचवा वर्ण बनेगा। क का पांचवा वर्ण क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर अंग हो गया है, अर्थात अंक। अम धन क, अंक। धनम धन जय। म का यहाँ पर ज का पांचवा वर्ण क्या है, य। च, छ, ज, झ, य। तो ज का पांचवा वर्ण, ज वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या है, य है। म का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। धनम धन जय अर्थात धनंजय। नम धन दा, नाम नंदा। द का पांचवा वर्ण, द वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, त, थ, द, ध, न। अर्थात यहाँ पर द, म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इस वर्ग का, इस वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, म होगा। यहाँ पर देखिए तीनों म, ये जो तीनों म है अलग अलग रूप बना है। ये वाला म का क्या हो गया है, अंग हो गया है, और ये म का या हो गया है, और ये वाला म का न हो गया है। अर्थात ये है परस्वर्ण संधि। उसके बाद अनुनासिक संधि, व्यंजन संधि का आखिरी है अनुनासिक संधि। यदि ह के अतिरिक्त किसी भी व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या होता है, जो हम, जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, अंग, य, र, न, म, ये अनुनासिक वर्ण है। ये जो पांचवें वर्ण है अनुनासिक वर्ण है। इसको नासिका वर्ण भी कहते हैं, नासिका कहते हैं और नासिक के भी कहते हैं। नासिक के वर्ण आए तो पहले वाले वर्ण को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण में क्या होता है, यदि ह के अतिरिक्त किसी भी व्यंजन के बाद, ह के अतिरिक्त किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो पहले वाले वर्ण को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ देखिए नियम क्या है, ह के अतिरिक्त किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण अंग, य, र, न, म आए तो पहले वाले वर्ण को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे प्राप्त धन मुख, तो क, यदि ह के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आए व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर ह नहीं है, इसलिए क प्राप्त धन मुख, तो क का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अर्थात क का पांचवा वर्ण, क का पांचवा वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पर क के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अर्थात प्रांग मुख। वाक् धन मयम, तो ये भी क्या हो जाएगा, वांगमयम।
षट्धन मासः, षट्धन मासः। तो ये ट का 5वां वर्ण क्या है? अड़ा है, तो ट का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा, षण मासः। उसके बाद जगत धन नाथः, त वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? न है, तो जगत धन नाथः का क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। उसी तरह से ये व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का भेद खत्म हो गया है। अब आप लोग आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी धातु रूप और शब्द रूप दिया है सभी को कॉपी में नोट करेंगे और उसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और इसको आपके नोट्स में दिया गया है, नोट्स ओपन कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड करके इसको नोट कर लेंगे। पूरा लिखा हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद, पुनर्मिलामः।